इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने किसी जगह ये कहा कि इस बजट को खामोश मगर कारी ज़र्ब, इन अल्फाज के साथ इस बजट को आपने तशबीह दी। तो आपको क्या लगता है इस बजट में वो सेक्टर जो बैकबोन बनने जा रहा है या जो बना हुआ है या जो पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, हमने उसको संजीदा नहीं लिया? थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा स्टार्ट किया और आपने काफ़ी तमीद भी अच्छी बांधी है। तो मुझे कम शायद काम करना पड़े, बट अगेन इसमें यह है कि हमने आईटी सेक्टर को एक ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इनपुट के बगैर हर साल कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ देता है, हमने उसको और जितने हम उसके बारे में दावे भी करते हैं कि हम इसको $25 बिलियन पे ले जाएंगे, अ, उसको मेरा ख्याल है कि शायद हमने सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट पे रखा है या एक परसेप्शन मैनेजमेंट पे रखा है। हमने उस पर कुछ सीरियसली, जिस तरह हमारे बाकी हमसाया मुल्क है, इंडिया है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, जिस तरह उन्होंने काम किया है, हमने उस तरह उस पर काम नहीं किया। और ये जनरली यही होता है, क्योंकि एक बजट की एक साइज में आप पूरे सेक्टर को देख रहे होते हैं, तो पूरे सेक्टर की जो पॉलिसी मेकिंग है वो बजट का एक छोटा सा पार्ट बन के रह जाती है। और उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जी हमने इस दफा आपको आईएमएफ से बचा लिया, हमने तो ये भी टैक्स लगाना था, ये भी लगाना था, ये भी लगाना था, ये नहीं लगाया, तो थैंक यू वेरी मच। इसमें आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन नजर नहीं आता इन चीजों के अंदर। ओवरराइड आपको एक तो ये पता लग जाता है कि जी आपकी जो एग्जाम्पशंस हैं ये रहेंगी नहीं रहेंगी, जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे। और इसमें इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि हर साल आप एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें बस आपका जो विजन है उसके मुकाबले में बजट में आपके एक्शन मिसिंग होते हैं। आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी हिट हो जाती है, जो कि सरमायाकारी के लिए, एक सेक्टर को ग्रो करने के लिए जरूरी है। और आपका ये भी पता लग जाता है कि आपके पास एक्चुअली किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है जिस पे आप चल रहे हैं आप। और बजट का एनालिसिस मेरा इन सिंपल वर्ड ये है कि आप इस बजट को केयरफुल रखा गया है और बस फिस्कल मैनेजमेंट अभी तक वाला माइंडसेट चला जा रहा है। अभी वो जो ग्रोथ वाला माइंडसेट है उस पे काम नहीं किया जा रहा। और उसकी ठीक। वजह शायद ये है कि आपने जो रिफॉर्म्स करने थे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस करनी थी, उसमें आप बहुत सारी जगह पे फेल हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पास किसी किस्म का कोई फिस्कल स्पेस क्रिएट नहीं हुआ। आपने एमएनएज एमपीएस की सैलरीज भी बढ़ा दी है, और इस तरह के भी काम कर दिए, जिसके से आपके पास कोई स्पेस नहीं बचा जिसको आप यूज करके अपने बेस्ट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकें। और अच्छा मैं सिर्फ बार आखिरी खान साहब, बात, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जो बात आप कर रहे हैं उसमें फिर उसका जवाब दीजिएगा। कि हमेशा कहा जाता है कि हुकूमती अखराजात को कम किया जाए और वो जो वहाँ से बचेगा वो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी के तौर पर दें ताकि वो ग्रो कर सकें। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है कि वहाँ से हम इकट्ठा करके यहाँ किसी तरह सब्सिडी दे सकें, या सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शन है कि हुकूमती अखराजात है? हुकूमती खर्चात एक चीज है, दूसरा माइंड सेट का बहुत बड़ा फर्क है। देखें, अब आप आईटी सेक्टर के अलावा दो तीन चीजें हैं जो कि और सेक्टर्स को भी हिट करेंगी, आईटी सेक्टर्स को भी हिट करेंगी। आपने बिजनेसमैन को, आपने एफबीआर को इख्तियारात दे दिए हैं सीईओज को अरेस्ट करने के। आपने ई जी। कॉमर्स पे 18% सेल्स टैक्स लगा दिया है। और तो इसका सेक्टर इनफॉर्मली, आईटी सेक्टर वाले भी तो अपनी, आपने उसको प्रोडक्टाइज करना है ना। तो आप अगर लोकल प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, डिजिटल ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, तो 18% एक टैक्स लग गया है और 2% विद होल्डिंग टैक्स लग गया है। तो आपने ये एक डबल हिट वहां लगा दी। अच्छा, दूसरी चीज जो है, आपने अगर कोई स्किल डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया, आपने स्किल डेवलपमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं की, आपने इस तरह के कोई बेनिफिट्स नहीं निकाले, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आपका इवन आर एंड डी पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सेक्टर जो आपका है ये ग्रो करेगा। तो आपका जो सवाल है मेनली कि भाई अगर हम खर्चे वहां से खत्म नहीं करते और हम कट ऑफ नहीं करते और यहाँ पैसे अवेलेबल नहीं होते, तो आप कम से कम पॉलिसी के साइड से जो चीजें ऑलरेडी चल रही हैं उनको तो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर तो काम कर सकते हैं कि आप इस सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प करें। आपने एसटीजीए का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आज 3 साल हो गए, हमने उस ठीक प्रोजेक्ट है। को बनवाया। वो प्रोजेक्ट कहाँ है आज? उस प्रोजेक्ट की क्या सक्सेस स्टोरीज हैं? उस प्रोजेक्ट से क्या, जो उसका ओरिजिनल विजन था कि लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा पूरे पाकिस्तान में, क्या आप वो क्रिएट कर सके या नहीं कर सके? इंडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश ने अपने मुल्क में गवर्नमेंट रेट पे लैंड लीज पे अवेलेबल की कंट्रीज, इंडस्ट्री, रियल एस्टेट प्लेयर्स को,
ताकि वो 100 रुपए स्क्वायर फीट में, 120 रुपए स्क्वायर फीट में जगह अवेलेबल करें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टू द आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पे आपने जो एसटीजीए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उनका रेट ही 250 रुपए 300 रुपए से शुरू होता है। आपने उसको रियल एस्टेट को आबाद करने का एक तरीका बना दिया। सो आपको पता ही नहीं है प्रोजेक्ट का मकसद क्या था और शुरू क्या किया गया। ठीक। इंडिया में अगर देखें तो उन्होंने आईआईटीज पे काम किया, हाई एंड स्किल्स पे काम किया, साथ साथ उन्होंने लो एंड स्किल ट्रेनिंग पे बेतहाशा काम किया है, जिसकी वजह से आज इंडिया में अभी मुझे लेटेस्ट फिगर ये बारखान साहब एक तो चीज बताइएगा, टैलेंट का जिक्र किया अभी शमसुल इस्लाम साहब ने, क्या हमारे यहाँ टैलेंट को वो पे बैक भी किया जाता है? एक बुनियादी वजह तो ये भी है ना कि उनको वो दिया भी नहीं जाता, उतनी पे नहीं दी जाती, इसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा, रिमोट वर्कर्स के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? टैलेंट को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि आईटी इंडस्ट्री में ये हुआ कि जब डॉलर इंक्रीज हुआ तो क्योंकि हमारा रेवेन्यू भी पीकेआर में इंक्रीज हुआ तो हमने सैलरियां उसी तरह बढ़ा दी, 30% 40% होगी बढ़ाई। लेकिन हुआ ये कि पिछले 2 साल में टैक्सेशन जो सैलरी स्लैब पे आपकी लगी वो इतनी बड़ी थी कि जिस बंदे को आप अच्छी सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में एवरेज सैलरी 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख एक अच्छी सैलरी कंसिडर की जाती है और होती है लोगों की इतनी। तो आप जब उस पर 20% 25% टैक्स लगा रहे थे तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हम तो ये फ्रीलांसिंग में अगर जाएं तो, या हम अगर अपने आप को एज अ वर्कर रिमोट चले जाएं किसी इंटरनेशनल कंपनी, तो फ्रीलांसिंग का वर्ड यूज किया गया क्योंकि गवर्नमेंट फ्रीलांसिंग को बेनिफिट देती है। तो वो फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में उन्होंने अपने आप को मार्क कर लिया। थे वो असल में बाहर की कंपनीज के रिमोट वर्कर्स। अब वो 1% टैक्स दे रहे हैं और जो बंदा यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है वो टैक्स दे रहा है, वो इतना ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल किसी को $1,000 दे भी रहे हैं एज अ पाकिस्तानी कंपनी तो उसका तो अच्छा खासा टैक्स कट जाएगा। वही बंदा जब रिमोट जाएगा तो उसका 0.25 0.5 या 1% मैक्सिमम टैक्स कटेगा। तो आपने अपनी पूरी इंडस्ट्री को डिसएडवांटेज पे खड़ा कर दिया। तो अब टेक्निकली हो ये गया है पाकिस्तान में कि अगेन पाकिस्तान में क्योंकि हर चीज आपके टैक्सेशन लॉस की वजह से फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ जाती है, तो अब लोग जो पहले बाहर से आते थे, ओवरसीज पाकिस्तानी आते थे, वो यहाँ पे कंपनी बनाते थे, वो यहाँ पे एम्प्लॉयज रखते थे, टैक्सेस देते थे, ईओबीआई देते थे, सोशल सिक्योरिटी। अब मैं तो बैठ के पाकिस्तान में टैक्स दे रहा हूँ, पेरोल और ये सारा। जो बंदा बाहर से आएगा वो उसको ये मशवरा है जो ऑफिशियली अब अनऑफिशियली यही चल रहा है कि आप बाहर कंपनी बनाएं, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। आप पाकिस्तान में एम्प्लॉयज रखें और उनको डायरेक्ट वहां से उनके अकाउंट्स में सैलरी भेजें। 1% टैक्स होगा, आपको ना ईओबीआई देना है ना सोशल सिक्योरिटी देना है। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ मुझे उसकी सैलरी में भी टैक्स कटवाना है, मैं उसके हिसाब से इनकम्पैटिबल हो गया क्योंकि अब मुझे उतने ही पैसे देने के लिए उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ पाकिस्तान में क्योंकि अब लॉ बन गया है, जी। किसी भी चीज पे काम लगाएगा आपको अरेस्ट कर लेगा। ईओबीआई की आपकी पेमेंट मिस हो गई, वो आप पे आके कहेंगे कि जी आपके इतने एम्प्लॉय नहीं, इतने एम्प्लॉय नहीं, वो आके आपको ऑफिस सील कर देंगे। और पाकिस्तान में यही चैलेंज है कि आपके ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी, लेबर इंस्पेक्टर वो पहले आपका ऑफिस बंद करते हैं, आप ऑफिस सील करते हैं। अब अगर मैं सारे वर्कर रिमोटली घरों में रख लूं तो मेरा तो कोई ऑफिस ही नहीं है, मुझे सील कौन करेगा, राइट? तो अब इनफॉर्मल की तरफ आप अपनी इंडस्ट्री को धकेल रहे हैं। रास्ता भी आपने उन्हें खुद दे दिया है कि भाई ये कर लो, ये बेहतर है, ऑफिस ना बनाओ, कंपनीज ना सेटअप करो। अच्छा, अब उसका नुकसान है पाकिस्तानी वर्कर को क्योंकि अब उसके पास किसी किस्म का लीगल कवर नहीं है एम्प्लॉय के पास। जब वो रिमोट हो गया उसका बॉस